नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज से एनवायरनमेंट पर होगा घमासान, यानी पहली एनवायरनमेंट की वीडियो विद मैप के साथ देखेंगे। यदि आप एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण में पूरे नंबर चाहते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो हमारी क्लासेस सारी एनसीईआरटी पर ही वेस्ट होती हैं, तो इसलिए कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है एग्जाम के बाद कि हमारा एक भी प्रश्न एग्जाम से आउट ऑफ सिलेबस था। तो याद रखिएगा, यदि आप अपने भविष्य को संरक्षित करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से डिटेल क्लास को अच्छी तरीके से मैप के साथ अपने माइंड में सेट जरूर करें। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी से कहना चाहते हैं, अपने स्वर्णिम कलम से स्वर्णिम भविष्य को लिखने के लिए अपने नोट्स को मेंटेन जरूर करें। हम पहली क्लास यहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं और ऐसे ही हम प्लेलिस्ट की लिंक नीचे दे देंगे। सारी क्लास को आप फ्री ऑफ कास्ट देख सकते हो। आप सभी बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और याद रखिएगा, यह मैप केवल मानचित्र इसलिए दिखाया है कि आप हमें यहां से बताएं कि आप किस सुंदर शहर से आते हैं। आप सभी के माता पिता को मेरा सैल्यूट है दोस्तों। यू आर ब्रिलियंट, यू आर यूनिक। कभी भी अपने आप को कमतर मत समझिएगा। तो चलिए अपने नोट्स को मेंटेन करेंगे। यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो शिक्षक भर्ती का एकमात्र प्लेटफॉर्म, जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, गुरुजी वर्ल्ड, आपके द्वारा बनाया गया परिवार, सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में। तो दोस्तों, यहां पर हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट की महत्वपूर्ण क्लास। इससे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से क्वेश्चन किस किस कंडीशंस में किस किस क्षेत्र से आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो ईवीएस है। अरे भाई, ईवीएस तो आपको पढ़ना ही है, जहां से 30 से 40 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते ही हैं। जितने का भी पेपर होता है आपको पता है, ठीक है ना। फिलहाल अगर हम बात करें दोस्तों जीके सेक्शन एक ऐसा पार्ट है जिसमें एनवायरनमेंट भी आ जाता है, और जीके सेक्शन एक ऐसा पार्ट है जिसमें बायोलॉजी भी आ जाता है, पॉलिटी भी आ जाता है, ज्योग्राफी भी आ जाता है, और यहां पर परंपराओं से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भारत की परंपराएं क्या हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि ईवीएस जो है, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हमारे केवल पेड़ पौधों से आते हैं, जीव जंतुओं से आते हैं। ऐसा आपका मानना गलत है। अब जैसे अगर मैं बात कर दूं दोस्तों, यहां पर जीके सेक्शन किस तरीके से है। जीके सेक्शन वो सेक्शन होता है, जैसे अगर हम पृथ्वी के बारे में पूछ ले, वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। लेकिन अगर मैं यहां पर पूछ लेता हूं कि परंपरा, जैसे परंपरा क्या है, आप एनवायरनमेंट में खूब पढ़ते हो क्योंकि सिलेबस में है। कहता है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है, तो आप कहते हो कर्नाटक का है ना। ये कहां पर है, तो आप कहते हो कर्नाटक का है, उत्तर प्रदेश का है। मधुबनी चित्रकला, ये परंपरा ही तो है ना, तो हम कहते हैं बिहार का। तो सिंपल सी बात है कि ये परंपराओं से क्वेश्चन है, ये भी एनवायरनमेंट का भाग है। बायोलॉजी की बात करें, एनवायरनमेंट का कैसे भाग है, जैसे मनुष्य का जो पीएच होता है, रक्त का, ब्लड का पीएच होता है, वो कितना होता है, या मनुष्य में जो आंत्र रोग होता है वो किस पर इफेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर मनुष्य में जो है अगर बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, सूर्य से कौन सी विटामिन मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बायोलॉजी से मिल जाते हैं। ज्योग्राफी आपका वही है जो पृथ्वी से, मनुष्य से, ऐसे सारे पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एनवायरनमेंट से बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, मैंने पहले भी इन वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। 3-4 दिन में हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे और एक बेहतर प्लेलिस्ट का निर्माण होगा, जिसकी लिंक नीचे मिल जाएगी। एनवायरनमेंट दोस्तों क्या होता है कि एनवायरनमेंट का मतलब होता है परिधन आवरण। परिधन आवरण का मतलब क्या है, यानी परि का मतलब होता है चारों तरफ। ये परि होता है वो चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है क्या, घिरा हुआ। एनवायरनमेंट वही है जो चारों तरफ से चीजों से घिरा हुआ हो। अब कौन सी चीजें होंगी, हम होंगे, हमारे आसपास जितनी भी आंखों से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर आप एक कमरे में अगर आप बैठे हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको घेरे हुए हैं। वो क्या है, वो भी आपका एक एनवायरनमेंट है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि ये बताओ कि जो इतना बड़ा शब्द एनवायरनमेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इतना बड़ा एनवायरनमेंट शब्द है, यानी पर्यावरण यह शब्द है, यह किस शब्द से बना है, तो आंसर होगा एनवायरनर शब्द से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनवायरनमेंट किस शब्द से बना है, तो एनवायरनर से बना है। और किस भाषा से बना है, फ्रेंच भाषा से बना है। मतलब क्या होता है इस एनवायरनर का, मतलब होता है चारों तरफ। क्या चारों तरफ, चारों तरफ से जो वस्तुएं हमें घेरे हुए हैं, वही दोस्तों क्या है, एनवायरनमेंट है। गाइस क्लियर है ना। तो कुल मिलाकर यह पॉइंट आपको बहुत मस्ट है, इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि यह एनसीईआरटी में बहुत बार पूछा जाता है। चलें आगे। अब देखिए, यहां पर मैंने पिछले कई दिनों पहले यह बताया था, बहुत सिंपल भी है, आप सभी जानते हो, क्योंकि ऊपर व्याख्या में अच्छी तरीके से बता चुका हूं।
एनवायरनमेंट अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में पूछ दूं अब कि क्या होता है, तो आप यही कहोगे कि एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण बोले तो परिधन आवरण। परिधन आवरण का मतलब यह है कि परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, यानी जो चीजें हमें चारों तरफ से ढके हुए हैं वही क्या है, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट बना कैसे है, इन्वायरनर शब्द से बना है। इन्वायरनर शब्द किस भाषा का शब्द है, लैटिन का है, फ्रांसीसी का है, पुर्तगाली का है ना। तो आप यही कहोगे फ्रेंच भाषा का शब्द है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बार एनसीईआरटी में पूछा गया है। अब ये बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जो हमें चीजें जो है घेरे हुए हैं, ठीक है मैं मान लेता हूं हमें चीजें घेरे हुए हैं, तो ये बताओ कैसी चीजें, तो आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा। तो देखिए एनवायरमेंट जो है हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, वही एनवायरमेंट है। और उनमें चीजों में क्या शामिल है, उनमें है सजीव और निर्जीव। सजीव का मतलब होता है जिनमें जीवन है, बोले क्या, लिविंग थिंग्स। ऐसी चीजें जिनमें जीवन है साहब, और ऐसी चीजें जिसमें जीवन नहीं है, निर्जीव, बिना जीवन की। अगर सजीव की बात करें तो हम और आप हैं, पेड़ और पौधे हैं, जीव और जंतु हैं। निर्जीव की बात करें दोस्तों, मृदा है, ताप है, तापमान है, आर्द्रता है, सूखी बाहर पड़ी हुई एक लकड़ी है, क्या है, यही चीजें जो आपको अपनी आंखों से दिखाई देती हैं सराउंड में, वो आपको घेरे हुए हैं दोस्तों। कौन सी, सजीव और निर्जीव वस्तुओं से ही मिलकर बनता है क्या, पर्यावरण मिलता है। ठीक है ना, पर्यावरण हो जाएगा। कोई डाउट, बहुत बेस लेवल से नीचे से उठा रहा हूं आपको। अब जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एनवायरमेंट के बारे में, एक पर्यावरण के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन किसी ने लिखी है कि एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आया भी है, पिछली बार क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, कहा था कि यह किसने कहा था कि पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो यह कहा था मिस्टर रॉस ने कहा था। यह बात याद रखना है कि मिस्टर रॉस ने एनवायरमेंट के बारे में एक परिभाषा दी और यह बताया कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण बोला है कि एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसको नोट डाउन जरूर करें, स्टार बनाकर अपने नोट्स में। ठीक है, यह एनसीईआरटी का बेस लेवल है दोस्तों, बहुत बेस लेवल, नीचे से टॉप लेवल। ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों, जहां से प्रश्न आते हैं, यहां से 1 नंबर का प्रश्न आएगा इसी पूरी स्लाइड से, जो आप केवल इतने में देख रहे हो, यानी इतनी स्लाइड में जो आप देख रहे हो, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बोले कैसे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बताओ एनवायरमेंट बना कैसे है। तो अभी आपने ये बोला था कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं से मिलकर ही एनवायरमेंट बनता है। एनवायरमेंट एक फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है चारों तरफ से आवरण। अब ये बात होती है कि चलो ठीक है, सजीव और निर्जीव से मिलकर अगर पर्यावरण बना है, लेकिन ये फिर जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होता है। तो याद रखना है कि एनवायरमेंट में 3 चीजें मिलती हैं। एक मिलता है जैविक घटक, जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। एक होता है अजैविक घटक, जिसको हम नॉन बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और तीसरा होता है वातावरण, जो हमारे सराउंड में है। अब बात आती है कि एनवायरमेंट किससे मिलकर बना है, तो बोले कि निर्जीव और सजीव, और निर्जीव और सजीव को ही बांट दिया गया है दोस्तों जैविक घटक और अजैविक घटक में। हमने वहां पर यह बताया था कि सजीव को जिसमें जीवन होता है, ऐसे ही जैविक में क्या होता है, जिसमें जीवन होता है, जिसमें लिविंग थिंग्स है। और अजैविक में क्या है, अजैविक में दोस्तों जीवन नहीं होता है, यानी जिसमें जीवन ना हो। मेरी बात समझ रहे ना। तो यह अजैविक घटक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है या जैविक घटक नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पूरा सार पता होना चाहिए। तो समझिएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, यह वादा है। देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से होते हैं,
तो यह याद रख लो कि पर्यावरण घटक में जैविक घटक वही होंगे जिनमें जान होगी। यह ट्रिक है। जैसे हम, आप, वनस्पति, जितने पेड़ पौधे हैं, वनस्पति में सारे पेड़ पौधे आ जाएंगे, याद रख लेना। यहां पर पेड़ पौधे अपने और लिख लेना, पेड़ और पौधे, हम, आप, पेड़ पौधे, जंतु, जंतु का मतलब समझ रहे हो ना, जितने भी जंतु हैं, अपघटक भी आ जाता है, और पशु, पशु का मतलब आप समझते हो ना, जीव जंतु, पशु पक्षी, सारी चीजें क्या हैं, मनुष्य, सारी चीजें क्या हैं, जैविक घटक में आ जाएंगी। सारी चीजें जैविक घटक में आ जाएंगी, जिनमें भी अगर हम बात करें जिनके अंदर जान होती है, लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। और ये अजैविक घटक क्या है? अजैविक घटक दोस्तों वो होता है जिनमें जान नहीं होती है। ये बिल्कुल हम देसी ट्रिक बता रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन तरीके से, अच्छे से क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में लग जाएगा। बोले कैसे? मैंने कहा महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप से संबंधित पहाड़ हो, मैदान हो, मरुस्थल हो, जितने भी चीजें हैं ये सब क्या है? अजैविक है। महासागर से संबंधित जितनी पानी वाली चीजें हैं, सागर है, नदी है, झील है, इसके आगे लिख लो ताप है, इसके आगे लिख लो मृदा है, ठीक है ना, आर्द्रता है, ये सारी चीजें क्या है? अजैविक घटक हैं। और जैविक घटक ये है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पर्यावरण किन दो चीजों से मिलकर बना है, कितने घटक है? तो पर्यावरण के दो घटक हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है? तो जैविक घटक यहां से आप मार दीजिएगा, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है, कौन सा जैविक घटक नहीं है? तो आपको पहले से ही पता होगा कि अजैविक घटक में सारी चीजें होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग होती हैं, मतलब जिनमें जान नहीं होती। तो महाद्वीप, महासागर, पहाड़, मैदान, मरुस्थल, सागर, नदी, झील, ताप, तापमान, आर्द्रता, जो भी है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है? अजैविक घटक हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, कुछ और पॉइंट बचते हैं। जैसे इसमें से कुछ और पॉइंट बचे थे। जैविक घटक में पौधे हो गए, मैंने आपको बता दिया, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, भैया जीव जंतु मैंने पहले ही बताया है अजैविक घटक में। हमने यहां पर बताया है जितनी भी चीजें पानी से जुड़ी हैं वो आपकी अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों, यानी यहां पर एक क्वेश्चन आता है, ये 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला कौन होता है? ये क्वेश्चन आया था 3 साल पहले। जैविक घटक को अजैविक यानी बायोटिक कंपोनेंट को एबायोटिक कंपोनेंट में बदलने वाला कौन होता है? तो आंसर होगा अपघटक होता है। यह अपघटक क्या होता है? अपघटक को भी आप लिख लो। अपघटक वो होता है दोस्तों, अपघटक बराबर क्या लिखोगे? अपघटक क्या होता है? अपघटक बराबर लिख लो कि जो चीजों को नष्ट करता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि अपघटक क्या है? चीजों को नष्ट करने वाला अपघटक है। किताबों में आपको बहुत डिटेल में दिया होगा, समझ में नहीं आएगा। बोले कैसे? मैं एग्जांपल लेता हूं देसी में। जैसे आप जो है बर्गर खा रहे हो, और आप जब बर्गर खा रहे होते हो तो उस समय क्या होता है कि बर्गर का कुछ टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर जाता है, और वो टुकड़ा अगर जो है देखा जाए आज के 1 महीने बाद, तो क्या आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वह तो मिट्टी बन चुका होगा। तो यही क्या होता है कि अपघटक का काम क्या होता है? अपघटक वो होते हैं जो चीजों को खत्म करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो चीजों को मिट्टी में मिला देते हैं। आप एक जो है लकड़ी को डाल दीजिएगा बाहर, क्या वो आपको जीवन पर्यंत मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चीजें मिट्टी में मिलती ही हैं। एक मरा हुआ जानवर आप दबाते हो पृथ्वी के अंदर, तो क्या वो वैसा ही रहता है? नहीं, क्योंकि अपघटित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मतलब कहने का है कि अपघटन का मतलब होता है कि जो चीजों को नष्ट करता है। अपघटक किस श्रेणी में आते हैं? तो अपघटक, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि अपघटक जो है जैविक घटक की श्रेणी में आता है, बताया है। तो इसलिए याद रखना है कि अपघटक जो है जैविक घटक की श्रेणी में आता है। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन पूछ दूं कि महासागर किस श्रेणी में आता है, तो आपका हो जाएगा अजैविक घटक में, यानी पानी वाली सारी चीजें किस में आती हैं? अजैविक में। अगर मैं यहां पर पूछ दूं पानी किस में आता है, तो पानी भी किस में आएगा? अजैविक में आएगा। अगर मैं यहां पर पूछ दूं दोस्तों मृदा किस में आएगी, तो मृदा किस में आएगी? अजैविक में आएगी। मेरी बात समझ रहे ना? तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे इन्वायरमेंट। आप देख रहे होंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच में हम रहते हैं। हमारे चारों तरफ से चीजों का सामंजस्य पाया जाता है। एनवायरनमेंट में अगर देखा जाए तो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, तालाब हैं, झरने हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, और उन्हीं के बीच में हम रहते हैं। ये क्या है?
यह प्रकृति बैलेंस बनाकर रखती है। और इसमें सहायता कौन करता है? मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य सबसे समझदार प्राणी है इस पृथ्वी लोक पर। ठीक है, तो यार आप याद रखिएगा, यहां पर पर्यावरण को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, उसकी कड़ी को, जहां से क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं। अब बात आती है पर्यावरण की संरचना। पर्यावरण की संरचना दोस्तों किस तरीके से मिलकर बनी है, यह थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्यावरण की संरचना का निर्माण निम्नलिखित कितने वर्गों से हुआ है? तो निम्नलिखित 4 वर्गों से की गई है। यानी पर्यावरण को बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। बोले कैसे? मैंने कहा पहला है आपका स्थल मंडल, जिसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। दूसरा है जल मंडल, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। तीसरा है एटमॉस्फेयर, जिसको हम कहते हैं तीसरे नंबर पर। और जैव मंडल की बात करें, जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, जो चौथा है। अगर हम देखें कि पर्यावरण किन तत्वों से मिलकर बनता है दोस्तों, तो वह स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से मिलकर बनता है। जिस बच्चे को इनका अगर ज्ञान नहीं है कि ये क्या होते हैं, तो वह पर्यावरण ना पढ़े तो ही अच्छा है। बोले सर कैसे? ऐसी कैसी बात कर दी आपने? अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ दूं कि 3 क्षेत्रों को मिलाने वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें डिटेल पता ही नहीं है। अगर मैं ये कह दूं कि पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें कितना जल पाया जाता है, नहीं पता है, क्योंकि हमें अधूरा ज्ञान है। तो आप समझिएगा पूरा ज्ञान कैसे होता है। तो पर्यावरण को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। यानी अगर 4 भागों को मिला दें तो एक चीज बन जाती है एनवायरमेंट। अब हम सबसे पहले जानेंगे स्थल मंडल को। यह स्थल मंडल क्या है? देखिए क्वेश्चन यहीं से बनता है एनसीईआरटी में कि यह बताओ कि पृथ्वी पर स्थल मंडल का भाग कितना है। पृथ्वी पर दोस्तों स्थल मंडल का मतलब होता है कि जहां पर हम रहते हैं, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी जो एक पृथ्वी का भाग है, एक परपटी का भाग है। मेरी बात समझ रहे ना? जहां पर जीवन संभव है दोस्तों वह स्थल मंडल है। जैसे इसका भाग पूछ लिया जाता है कि परसेंट के हिसाब से एक पृथ्वी है और इस पृथ्वी में परसेंट 29% क्या है? स्थल है, और बचा हुआ 71% क्या है? जल है। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछा जाता है कि हमारा जल मंडल का भाग कितना है? 71%। और स्थल मंडल का भाग कितना है? 29%। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब 29% अगर स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है, वो किससे घिरा हुआ है? आइए जानते हैं। जो अधिकांश जीव जंतु, पेड़ पौधे, हम, आप, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, इनसे घिरा हुआ है। आप देखते होंगे सामने आपके जंगल भी है, सामने आपके बगीचा भी है, सामने आपके झाड़ियां भी हैं, सामने आपके जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, घास हैं, घास के मैदान हैं, खेत हैं। ये क्या है? यही दोस्तों स्थल मंडल है। इसमें पठार, मृदा, खनिज, पहाड़, चट्टानें आदि शामिल हैं। जीवों को स्थल मंडल 2 प्रकार से सहायता करता है। एक तरफ वे इन चीजों को आवास उपलब्ध कराते हैं, यानी हम लोग जिसमें रहते हैं, जिनको हम मकान कहते हैं। और दूसरी तरफ जीव चाहे स्थलीय हो या जलीय, उसके लिए खनिज का स्रोत स्थल मंडल ही होता है। जो खनिज निकाले जाते हैं दोस्तों, उसका स्रोत स्थल मंडल ही होगा। मतलब हमारे कहने का मतलब इतना ही है कि स्थल मंडल हमारे लिए, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है दोस्तों जल मंडल की। जल मंडल में एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है मात्र कि यह बता दो कि पृथ्वी पर जल कितने % है। तो पृथ्वी पर जल है दोस्तों 71%। लेकिन क्वेश्चन तब कठिन हो जाता है कि यह पृथ्वी है और इसको 2 भागों में बांट दिया जाए, नॉर्थ हो जाता है और साउथ हो जाता है। तो क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि यह बताओ कि पृथ्वी पर अगर जल 71% है, तो पृथ्वी पर कौन से गोलार्ध में सबसे ज्यादा जल है और किसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है, और कितना % जल है। तो थोड़ा सा टिपिकल बनेगा, वो भी हम बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि जल मंडल जो है पृथ्वी पर 71% पाया जाता है, 71%, जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है, यानी जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आपने देखा होगा मंगल की यात्राएं हमारे वैज्ञानिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जल मिल जाए और उस पर थोड़ी सी पृथ्वी जैसी दशाएं मिलती हैं।
इसीलिए हम मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यह पृथ्वी पर स्थलीय व जलीय जीवन को संभव बनाने वाला प्रमुख कारण है। जलमंडल के अंतर्गत धरातलीय व भूमिगत जल को सम्मिलित किया जाता है। धरातल का मतलब होता है जो पृथ्वी के ऊपर आपको आंखों से दिखाई देता है, और भूमिगत जल का मतलब होता है जो पृथ्वी के नीचे जो आप हैंड पंप से, समरसेबल से निकालते हो। मेरी बात समझ रहे ना? जी हाँ। आगे बात करते हैं दोस्तों, यह जल पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? सिंपल सी बात है, महासागर में पाया जाएगा। ओशियंस होंगे, जो झील होंगे यानी लेक्स होंगे, बांध होंगे यानी डैम होंगे, नदियाँ होंगी, रिवर होंगे, हिमनद की बात करें जिनको ग्लेशियर कहते हैं, और भूगर्भिक जल का मतलब होता है सरफेस वाटर। भाई इतना 71% जो पृथ्वी का है, 71% का जो जल है वो कहाँ पर पाया जाएगा? इन्हीं में तो पाया जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अभी जल के बारे में, गोलार्ध के बारे में बात करेंगे कि कौन से गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। वायुमंडल की बात कर लेते हैं। वायुमंडल से बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो हम इस चार्ट में जानेंगे। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। वायुमंडल जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। जिस समय दोस्तों बताता हूं मैं, पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय सबसे ज्यादा हीलियम और हाइड्रोजन थी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा थी। जिस समय जीवन का निर्माण हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल की बात कर रहे हैं। करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ कि पृथ्वी एक ऐसी संरचना में आई जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। भाई ऑक्सीजन नहीं होगी तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि वायुमंडल में अगर गैसें हैं वो कितने परसेंट है। वायुमंडल में गैसों की बात करें तो नाइट्रोजन होती है 78%, यानी 78.8% जो एग्जैक्ट वैल्यू है। क्वेश्चन के ऑप्शंस में आपको इस तरीके से मिल जाएगी, जो आपके एग्जाम हॉल में आपको ये टिक करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे बनेगा? क्वेश्चन फर्स्ट ये बनेगा कि ये बताइएगा कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, तो आंसर होगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो आंसर होगा 78% या 78.8%। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में दूसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है, तो आंसर होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा, तो आंसर होगा 21% या 20.95%। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में एकमात्र अक्रिय गैस कौन सी है? मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूं तो ये क्वेश्चन लिखने चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि वायुमंडल में एकमात्र अक्रिय गैस कौन सी है जिसको निष्क्रिय गैस कहा जाता है, तो वह दोस्तों आर्गन है। और क्वेश्चन नंबर 6, यदि वो आर्गन है यानी वायुमंडल में आर्गन का परसेंट कितना है, तो आंसर होगा 0.93%। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो आंसर होगा 0.3% या 0.036%। मेरी बात समझ रहे ना? इस पॉइंट को याद रखना है कि एकमात्र अक्रिय गैस, सबसे ज्यादा गैस, इसकी मात्रा, इसकी मात्रा, इसकी मात्रा, इसकी मात्रा, इसकी मात्रा, ये 4 क्वेश्चन तो ऐसे, ये 4 क्वेश्चन तो ऐसे, लगभग 8 क्वेश्चन दोस्तों यहां से बन जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को ज्ञात रखना है आपने एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जैव मंडल की। ये जैव मंडल क्या होता है, पिछली बार एग्जामों में बहुत ज्यादा ट्रेंड किया। जैव मंडल दोस्तों वो होता है जहां पर जल, स्थल और वायु तीनों मंडल मिल जाते हैं, जैव मंडल कहलाता है। बोले क्या? यानी अगर जैव मंडल है तो वो हवा भी होगा, जल भी होगा, स्थल भी होगा। यानी पृथ्वी पर तीनों मंडल देखिए, यहां पर मनुष्य है, ये मनुष्य क्या है, मनुष्य यहां पर खड़ा है। और मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? मनुष्य को जीने के लिए सबसे पहले चाहिए उसको रहने के लिए पृथ्वी। भैया रहने के लिए पृथ्वी चाहिए। तो यार ये बताओ, हम हैं, हमको अगर केवल पृथ्वी दे दी जाए और हमसे कहा जाए कि जल नहीं मिलेगा आपको, तो क्या मैं जिंदा रहूंगा? नहीं। मुझे पृथ्वी मिल गई है तो मतलब मुझे पीने के लिए जल चाहिए, तभी मैं जिंदा रहूंगा। हम पृथ्वी, अगर मैं रहने भी लगूंगा तो मैं भूखों मर जाऊंगा, यानी प्यास से मर जाऊंगा, है ना, प्यास से मर जाऊंगा। तो यार ये बताओ कि अगर पृथ्वी मिल गई है तो मतलब क्या है, ये मिल गई, हमें जल की जरूरत पड़ेगा, ये भी। अब हमें पृथ्वी भी मिल गई है, जल भी मिल गया है, तो ये बताओ क्या मैं बिना हवा के जी सकता हूं? नहीं जी सकता हूं। इसलिए मुझे क्या चाहिए? सांस लेने के लिए हवा भी चाहिए।
तो मतलब कि ये है कि आपको तीनों चीजें ही चाहिए, कोई दो चीजों से आप नहीं जीवित रह सकते। तो आप तीनों चीजें जब मिला लेते हो तो इसी को हम क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये बताओ मनुष्य कहां पर जीवन अपना व्यतीत करता है, जैव मंडल में व्यतीत करता है। जैव मंडल क्या होता है? स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल को मिला देने पर क्या मिलता है, एक हमारा जैव मंडल मिलकर बनता है। मेरी बात क्लियर है? पृथ्वी का वह भाग जहां स्थल, जल, वायुमंडल तीनों रूप में सम्मिलित होता है वही क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है, जिसको हम वायोस्फीयर कहते हैं। क्या बताइए? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण के घटक स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। अब ऐसे आपको नोट्स में मेंटेन कर लेना है कि जैव मंडल किसे कहेंगे, तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को मिला दिया जाए आपस में तो कहलाएगा क्या, जैव मंडल कहलाएगा। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि स्थल मंडल का पृथ्वी पर भाग कितना है, तो यहां पर लिख लेना है 29%। 29% लिखना है, 29%, 2.9% लिख गया, 29% लिखना है। और जल मंडल का कितना भाग है, 71%। कितना है, 71%, जो ऊपर बता चुका हूं। अब बात आती है कि ये बताओ कि ये पृथ्वी है, इसमें नॉर्थ है, ये साउथ है। मैंने ऊपर कहा था कि जलमंडल कितना है, तो टोटल जलमंडल 71% हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि ये बताओ कि इस नॉर्थ साउथ में सबसे ज्यादा जल कहां पर होगा, तो सबसे ज्यादा जल होगा इस वाले ब्लॉक में, यानी दक्षिणी गोलार्ध में होगा। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से बन गया। क्वेश्चन में पिछली बार पूछा गया था कि ये बताओ कि कौन से गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं, ठीक है ना, वाटर पोल कहा जाता है। तो जलीय गोलार्ध कहा जाता है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध को। और इसमें 71% जल नहीं, 81% जल होता है। मतलब क्या है कि यार जल तो ये पृथ्वी पर 71% टोटल में है, ठीक है ना, टोटल में है। और जब हमने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, नॉर्थ एंड साउथ में, तो ये बताओ कि जल जो है दक्षिणी गोलार्ध में कितना है, तो इसमें 81% है, और बचा हुआ इसमें कितना है, 19% इसमें बचा। मेरी बात समझ गए ना? यह टोटल है पृथ्वी पर 71%, यानी पृथ्वी पर 71% टोटल है। इस 71% में दोस्तों कितना है दक्षिणी गोलार्ध में, तो इस 71% में दक्षिणी गोलार्ध में 81% है। यह बात याद रखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 71 को 81 कैसे कर दिया। तो याद रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में 81% है इस 71% का, और इस 71% में 19% है इस उत्तरी गोलार्ध में। तो यह दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भूलना नहीं है। तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। देखो मैंने पूरे वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि लाइक वाइक कर लो, है ना, लाइक वाइक कर लो, लाइक वाइक कर लो, मैंने पूरे वीडियो में नहीं कहा है, मर्जी आपकी है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो भी पढ़ना है बहुत एक्यूरेट पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक्यूरेट चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। यदि सिलेक्शन चाहिए तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप वीडियो को वॉच करें अच्छी तरीके से। हम भी यही चाहते हैं कि आप एक सरकारी सीट प्राप्त करें। इनकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे थे शिक्षक भर्ती का एकमात्र प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड। वंदे मातरम, जय हिंद।